हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। आज के इस सेशन में हम लोग बात कर रहे होंगे द लास्ट चैप्टर ऑफ योर यूनिट 4 इज भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। कहने का तात्पर्य है मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम लोग आपको बताएंगे, क्या बताएंगे भैया, परिचय। मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आपको बता दूं भौतिक का मतलब ही क्या होता है। ऑल दोज थिंग्स विच आर प्रेजेंट, है ना, एंड विच वी कैन टच। तो जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि फिजिकल रिसोर्सेज में आपका, अगर मैं स्कूल के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो आपका टेबल, चेयर, लैब, क्लासरूम, बेंच, पेन, पेंसिल, ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी, ग्राउंड, प्लेग्राउंड, झूले, है ना, जो कुछ भी है आपके भौतिक जो चीज़ें हैं उनको हम क्या, वो सब आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आइए पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या पढ़ना है पूरा अल्टीमेट तरीके से। उससे पहले हम चाहेंगे कि एक बार आप लोग फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, वी कैन से दैट। क्योंकि आपका NEP 2020 के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस यहीं तक है, तो मैं आपको बस यहीं तक करवाऊंगी, है ना। इसके बाद में क्या होगा मैम, इसके बाद में ऐसा नहीं सोचिए कि आपकी क्लासेस बंद हो रही हैं। इसके बाद में आपको हम इजी नोट पढ़ाना शुरू कर देंगे, जिसकी PDF भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और उससे पहले हम आपको बता दें, आपकी पेपर 2 की PDF ऑलरेडी पेड PDF लॉन्च हो चुकी है, जिसमें 600 से ज़्यादा MCQs हैं आपके। 2018 से लेकर के 21 तक के सारे पेपर हैं। यूनिट वाइज कौन सी यूनिट का कौन सा लॉन्ग आंसर इम्पॉर्टेंट है, कौन सा शॉर्ट आंसर इम्पॉर्टेंट है, तो इस तरीके से कम 50 शॉर्ट और 30 लॉन्ग आंसर्स का कलेक्शन है। और यूनिट वाइज आपको थ्योरी भी मिल जाएगी। ठीक, ये पूरी PDF अगर आप लेंगे तो एक PDF कोर्स के रूप में मिल जाएगी। अगर आपको अलग कोई PDF चाहिए वो मैं आज लॉन्च कर दूंगी, कि किसी बच्चे को केवल MCQs की चाहिए, किसी बच्चे को केवल क्वेश्चंस की चाहिए, कि केवल थ्योरी की चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा कुछ छोटी सी बात। तो आइए समझते हैं। पहला आपका क्या, परिचय, यानी कि क्या है मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। तो भौतिक संसाधन जैसे आपके विद्यालय, भवन, पुस्तकालय, कक्षा, प्रयोगशाला आदि के अभाव में कोई भी विद्यालय गतिशील नहीं हो सकता है। सीधी सी बात है, अगर कोई एक स्कूल है और अगर उसमें मान लो सीधी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं है, ये हम कह सकते हैं लाइब्रेरी नहीं है, क्लासेस ही नहीं है, लैबोरेटरी नहीं है, तो फिर इन सब चीज़ें के अभाव में क्या होगा, विद्यालय गतिशील ही नहीं हो पाएगा। बच्चे कहाँ बैठ के पढ़ेंगे, कहाँ वो अपने बैठ के कहाँ मतलब क्लासेस लगेंगे, कैसे क्या होगा। तो हम कह सकते हैं जितना महत्व आत्मा के लिए शरीर कारखाने, देखो जितना महत्व आत्मा के लिए शरीर का है, सीधी सी बात है, अगर आत्मा नहीं होगी, है ना, तो शरीर का होना बेकार है ना। उसके बाद में कारखाने के लिए मशीन का उत्पादन, है ना, अगर एक कारखाने में मशीन नहीं होगी तो कोई कारखाने का मतलब ही नहीं है। उत्पादन के लिए भूमि का, अगर भूमि नहीं होगी तो उत्पादन कैसे होगा। उतना ही महत्व विद्यालय के लिए भौतिक संसाधनों का होना है। अगर कोई विद्यालय है तो इसका महत्व भी कितना है, जैसे एक शरीर की आत्मा के जैसा। विद्यालय की प्रगति इन्हीं संसाधनों पर निर्भर करती है। भौतिक संसाधनों के अभाव में विद्यालय समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, एवं देश के लिए कुशल नागरिकों का निर्माण भी नहीं कर सकता है। भौतिक संसाधनों की आवश्यकता प्राचीन काल में भी थी, वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। एक सुयोग्य प्रधानाध्यापक भी अपने अनुभवी अध्यापकों के साथ तब तक विधिवत कार्य नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास उचित साधन ना हो। जब तक बालकों के लिए उचित आवास का प्रबंधन नहीं होता है तब तक वे अपने अध्यापकों से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भैया प्रत्येक, यानी कि हर एक विद्यालय में ये भौतिक संसाधन होने अति आवश्यक है। मैम कौन कौन से, हमने कहा अभी इनको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, तो 9 से आप समझ लो। पहली बात तो स्कूल की बिल्डिंग यानी विद्यालय का भवन होना, क्लासरूम में सिटिंग अरेंजमेंट होना, पता चले बच्चे आए हैं 100, बैठने के लिए सीट्स जो है केवल 30 ही बच्चों के लिए अवेलेबल है ना, ये नहीं होना चाहिए। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, जहाँ बैठ के बुक्स पढ़ते हैं ना। लैबोरेटरी यानी प्रयोगशाला, जैसे विज्ञान की प्रयोगशाला होती है ना, वैसे रसायन विज्ञान, फिजिक्स, आपकी जो भौतिक विज्ञान होते हैं, इनके लिए प्रयोगशालाएं होती है ना, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। खेल का मैदान होना चाहिए, प्लेग्राउंड बच्चों के लिए। विद्यालय छात्रावास यानी कि स्कूल का हॉस्टल, कक्षा कक्ष एवं स्टाफ रूम यानी कि क्लासरूम और स्टाफ रूम। विद्यालय में फर्नीचर यानी फर्नीचर इन द स्कूल, और हम कह सकते हैं क्या, कैंटीन आपकी। ठीक, विद्यालय भवन की अगर हम बात करें तो सबसे, अब एक एक करके समझेंगे। विद्यालय भवन
के अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए, समझिए भाई बात को। विद्यालय भवन की स्थापना ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ का वातावरण शुद्ध, शांत और स्वच्छ हो। मतलब आसपास पेड़ लगे हों, ज़्यादा क्राउडी एरिया ना हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा साइलेंस हो, है ना। इस प्रकार से विद्यालय भवन का निर्माण होना चाहिए। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर दूषित प्रभाव न डाल सके। विद्यालय के निर्माण में सर्वप्रथम वहाँ की स्थिति यानी पास पड़ोस, वातावरण आदि के विषय में उपयुक्त जानकारी रखनी चाहिए। साथ ही साथ निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। कैसा? पहला है आपका, क्या है भाई, देखिए पहला है विद्यालय नगर से बाहर स्थित होना चाहिए, क्योंकि वहाँ शुद्ध वायु एवं प्रकाश प्राप्त होता है और खेलने के लिए मैदान भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन इतना दूर भी ना हो कि छात्र के पहुँचने में समस्या उत्पन्न हो। मतलब बहुत दूर भी ना हो, पता चले इन सब के चक्कर में 50 किलोमीटर दूर पे बना दिया, है ना, तो बच्चा वहाँ कैसे पहुँचेगा। हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए। विद्यालय भवन की स्थिति ऐसी हो, यानी कि ऐसी जगह पे आपका स्कूल होना चाहिए कि उसमें बाहर के वातावरण का शोरगुल ना आ सके। मतलब कि चें पे, है ना, बढ़िया बाहर बस की, टेम्पो की, 10 रुपये में वहाँ पहुँचे, 2 रुपये में 4 सवारी, ये सब आवाज़ें ना आ रही हो, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं विद्यालय भवन का निर्माण रेलवे स्टेशन जहाँ पर हो, जहाँ पर फैक्ट्री हो, जहाँ पर सिनेमा हो, या ऐसी सड़कों के निकट ना हो जहाँ आवागमन क्या हो, बहुत अधिक हो। ठीक, समझ में आ रही बात। ये नहीं कि रेलवे स्टेशन के पास स्कूल खोल दिया ना, फैक्ट्री के पास धम धम की आवाज़ आ रही वहाँ खोल दिया, सिनेमा देखने के लिए लोग चें पे इतनी लाइन्स लगी होती हैं, ऐसी जगह पे बच्चों का स्कूल नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि उनको फिर शोरगुल से क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा और उनका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। विद्यालय भवन ऊंचे स्थान पर बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे बरसात आदि में समस्या उत्पन्न ना हो। विद्यालय कब्रिस्तान या शमशान के पास नहीं बनवाना चाहिए कि पता चले कब्रिस्तान में ही बना दिया। नदी, तालाब, पोखर, नहर आदि के पास विद्यालय का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्घटनाओं का डर हमेशा बना रहता है। भैया पता चले बच्चा गया तालाब, टीचर ने डांट दिया, वर्क नहीं कंप्लीट करके आए, पता चले गए और तालाब में डूब गए, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। विद्यालय का निर्माण ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहाँ पर छात्र अध्ययन के लिए सरलता से पहुँच सके, और विद्यालय के पास घने वृक्ष नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनसे वायु प्रसारण में क्या होती, बाधा भी पहुँचती है। विद्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ का वातावरण शुद्ध, शांत, आकर्षक और स्वास्थ्य वर्धक हो, अर्थात जो शोरगुल और कोलाहल से दूर हो। देखो, अब अगर टीचर नहीं बनना हो, प्रिंसिपल नहीं बनना, तो आराम से स्कूल खोलो, लेकिन इन सब बातों का ध्यान रख के स्कूल खोलना आप लोग। विद्यालय भवन के लिए जो मिट्टी चुनी जाए वो इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें से वर्षा का जल शीघ्रता से क्या हो, बह जाए। पता चले बरसात हुई, 1 महीना तक स्कूल में पानी ही भरा, भैया क्या स्कूल में छुट्टी चल रही, क्यों, क्योंकि स्कूल में पानी भरा है। ये नहीं होना चाहिए। विद्यालय निर्माण के लिए कंकड़ीली तथा खड़िया मिट्टी अच्छी होती है। विद्यालय भवन से सड़क ना अधिक दूर और ना अधिक समीप होनी चाहिए। यदि अधिक पास है तो सड़क की धूल इत्यादि उड़कर विद्यालय में पहुंच जाती है, और यदि बहुत दूर हो तो वर्षा ऋतु में वहां तक पहुंचना एक कठिन समस्या बन जाती है। विद्यालय भवन ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां से सूर्य का प्रकाश कक्षा में आ सके, है ना। और विद्यालय भवन जहां तक संभव हो पक्का बनाना चाहिए। दीवारों पर सीलन नहीं होनी चाहिए। यदि विद्यालय में अधिक सीलन रहती है तो छात्रों में गठिया रोग फैल सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय ऐसे स्थान पर हो जहाँ की भूमि सूखी तथा अबोध मिट्टी की चट्टानों से निर्मित हो। विद्यालय भवन का निर्माण करने के लिए ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए जहाँ जल का स्तर धरती के भीतर 10 फुट की अधिक गहराई पर स्थित हो। प्रकाश, धूप एवं वायु प्रदूषण की दृष्टि से विद्यालय भवन को सर्वोत्तम दिशा दक्षिण है। यदि किसी यह दिशा संभव ना हो तो दक्षिण पश्चिम या दिशा निश्चित की जा सकती है। ठीक, तो ये तो आपने पढ़ लिया विद्यालय के विषय में। अब लाइब्रेरी की क्या खास बातें होती है ये समझो, है ना। देखो भैया, पुस्तकालय वह स्थान होता है जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाएं, स्रोत, सेवाओं आदि का संग्रह होता है। पुस्तकालय एक विषय को के भी हो सकते हैं ना, कि मतलब सिर्फ एक विषय को, और पुस्तकालय एक विविध विषयों की पुस्तकें भी हो सकती हैं वहाँ पर। पुस्तकालय शब्द आपका अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? लैटिन भाषा के शब्द लाइबर से हुई। अगर एमसीक्यूज पेपर होता है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन भाषा से हुई है। लाइब्रेरी शब्द किस शब्द से मिल करके बना है? तो लाइबर शब्द से बना है ना। इसका अर्थ ही होता है क्या? पुस्तक। पुस्तकालय का इतिहास, लेखन प्रणाली, पुस्तकों और दस्तावेज के स्वरूप को संरक्षित रखने के लिए पद्धतियों और प्रणालियों से जुड़ा हुआ है। पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है और सीखने का कोष है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सुसंगठित पुस्तकालय के महत्व पर इस प्रकार प्रकाश डाला है कि विज्ञान संबंधी विषयों को पढ़ाने के लिए जो स्थान प्रयोगशाला का है, तकनीकी विषयों के लिए जो स्थान कार्यशाला का है, पुनर्गठित विद्यालय में बौद्धिक एवं साहित्यिक ज्ञान अभिवृद्धि के लिए वही स्थान पुस्तकालय का है, क्योंकि ये किसी भी संस्था का मुख्य स्थान अथवा केंद्र एवं धुरी माना जाता है। व्यक्तिगत शैक्षिक कार्य, सामूहिक प्रोजेक्ट या प्रयोजन, अनेक व्यक्तिगत रुचियां तथा विविध सहायक कार्यक्रमों की सफलता के लिए एक समृद्ध एवं सुव्यवस्थित पुस्तकालय की नितांत आवश्यकता होती
है। ठीक, अब पुस्तकालय के क्या उद्देश्य होते हैं ये समझो। तो सबसे अल्टीमेट इनका उद्देश्य होता है कि छात्र और शिक्षक के मध्य मधुर संबंध का निर्माण होता है। छात्रों को उचित मुद्रित या दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, जिससे छात्रों का संपूर्ण विकास हो सके तथा छात्रों के सामूहिक एवं व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा मिले। और छात्रों में अध्ययन की योग्यता एवं रुचि उत्पन्न करना तथा छात्रों के मध्य अध्ययन के लिए खुशी एवं आनंद उत्पन्न करना। छात्रों को पुस्तकालय का अधिकतम लाभ प्रदान करना। समस्त छात्रों में पुस्तकालय के संसाधनों का समान रूप से विभाजन करना। छात्रों को पुस्तकालय के समस्त नियमों से परिचित कराना, जिससे उन्हें पुस्तक लेने तथा अध्ययन में कोई दुविधा ना हो। छात्र एवं शिक्षक के मध्य मधुर संबंध का निर्माण होना चाहिए। पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य छात्रों में पढ़ने एवं स्व अध्याय की आदत का निर्माण करना है। छात्रों में स्व अध्याय के लिए विभिन्न रुचियों का विकास करना तथा उन्हें बौद्धिक कार्य करने का साहस उत्पन्न करना। छात्रों में सहयोगी दृष्टिकोण विकसित करना तथा उन्हें अपने नागरिक दायित्वों को समझने के योग्य बनाना। शिक्षकों के विषय ज्ञान व सामान्य ज्ञान की पूर्ति व वृद्धि करना तथा उनको नवीनतम शिक्षण विधियों की सूचना प्राप्ति के साधन प्रदान करना। छात्रों में शब्दकोश, संदर्भ पुस्तकों आदि का उचित प्रयोग करने की कुशलता का विकास करना और सभी के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना। छात्रों में साधन संपन्नता, जिज्ञासा प्रवृत्ति को प्रोत्साहन एवं वैयक्तिक अनुसंधान करने के लिए गुणों का विकास भी करना, सब इसके अंतर्गत आ जाएगा, महत्व के अंतर्गत। अब पुस्तकालय के संगठन के विषय में अगर हम बात करें तो भारत सरकार द्वारा छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो आपकी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद है यानी CBSE, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का आयोग का गठन हुआ, जिसने देश में माध्यमिक स्तर एवं अन्य स्तर के लिए पुस्तकालय के लिए विभिन्न सुझाव दिए। पहला, उसी समिति के आधार पर पुस्तकालय का संगठन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। पहला, माध्यमिक स्तर का पुस्तकालय संगठन यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष TGT ग्रेड का 1, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष यानी असिस्टेंट टीचर ग्रेड 1। उच्च माध्यमिक स्तर पर पुस्तकालय संगठन जो हुआ वो वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष PGT ग्रेड का एक आदमी होना चाहिए। उसके बाद में हम आपको बता दें पुस्तकालय अध्यक्ष TGT ग्रेड, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि असिस्टेंट टीचर ग्रेड और असिस्टेंट। उपर्युक्त पुस्तकालय संगठन में एक विद्यालय में 2000 छात्रों की संख्या तक के लिए यदि ये 2000 से अधिक हो जाते हैं तो 500 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त पुस्तकालय परिचर नियुक्त किया जाएगा। यह जैसा उचित होगा वैसा निर्णय लिया जाएगा। विद्यालय में पुस्तकालय के क्या कार्य होते हैं तो भैया ये समझो। पहला कि पुस्तकालय शिक्षक एवं छात्र दोनों के बौद्धिक विकास का स्रोत होता है। शिक्षक को कक्षा में पढ़ाने के लिए कथा प्रसंग की सारी सामग्री उपलब्ध होती है। उसके बाद में ये बालकों के शब्द ज्ञान में वृद्धि करती है और कक्षा कार्य में सहायता प्रदान करती है। इससे गृह कार्य करने में भी बच्चों को सहायता मिलती है। पुस्तकालय जो लाइब्रेरी हो आपकी वो बालकों को पुस्तक पढ़ने, उनसे अच्छे उदाहरण ग्रहण करने, अपने जीवन को मान बनाने में प्रेरणा देती है। विद्यालय में एक अच्छा सुव्यवस्थित पुस्तकालय उपलब्ध होने से प्रयोजन प्रणाली एवं डाल्टन प्रणाली सफल हो सकती है। पुस्तकालय बालकों में मौन पठन का स्वभाव विकसित करता है। पुस्तकालय बालकों को खाली समय का सदुपयोग सिखाता है, अन्यथा बालक खाली समय में स्कूल में अनुशासनहीनता सीखता है। पुस्तकालय बालक में नियमितता और अनुशासन की शिक्षा देता है, क्योंकि बालकों को नियत समय पर पुस्तकें ले जानी और लौटानी पड़ती है ना। एक टाइम लिमिट होती है ना कि आपको इतने दिन में बुक ले जानी है और वापस करनी है। पुस्तकालय बालक के सम्मुख ज्ञान की एक विस्तृत एवं समृद्ध भंडार प्रस्तुत करती है, जिनसे बालक के दृष्टिकोण विस्तृत होते हैं, बौद्धिक विकास होता है एवं वे इस योग्य बनते हैं कि बड़े होकर स्वयं अच्छी पुस्तक लिख सकें। पुस्तकालय बालकों में स्वच्छता का भाव डालता है एवं उन्हें उनकी पुस्तकों के उचित उपयोग की शिक्षा देता है। पुस्तकालय बालकों को विद्यालय की अन्य गतिविधियों में सहायक कार्यक्रमों में के लिए भी तैयार करता है और बालक ज्ञान अर्जित करते हैं, जिससे वे विद्यालयों में समय समय पर होने वाले साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग ले सकें। स्टील के शब्दों के अनुसार अगर हम बात करें तो व्यायाम से शरीर को जो लाभ प्राप्त होता है वही लाभ अध्ययन से मस्तिष्क को प्राप्त होता है। पुस्तकालय के अगर हम अनुभाग की बात करें तो भिन्न भिन्न विद्यालय में पुस्तकालय के अनुभागों की संख्या अलग अलग होती है, क्योंकि ये संख्या विद्यालय या पुस्तकालय के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है। फिर भी कुछ अनुभाग सभी पुस्तकालय के सामान्य रूप से पाए जाते हैं। अगर हम पुस्तकालय के प्रमुख अनुभाग निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला है आपका अर्जन अनुभाग, यानी किसी भी विद्यालय में विभिन्न विभागों द्वारा जिन पुस्तकों की मांग की जाती है, अर्जन अनुभाग उन पुस्तकों की खरीदारी करके उनकी पूर्ति करता है। विश्वविद्यालय पुस्तक केंद्र भी इस कार्य में अर्जन अनुभाग की सहायता करते हैं। विश्वविद्यालय पुस्तक केंद्र की अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय में स्थापित सभी पुस्तकालय आवश्यक
पुस्तकें विभिन्न शर्तों के साथ पुस्तक केंद्रों से खरीदते हैं। इससे अर्जित लाभ का उपयोग छात्रों के लिए बुक बैंक योजना को संचालित करने में किया जाता है। इससे बहुत से छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अंतर्गत छात्रों तथा कर्मचारियों को पुस्तकें छूट पर उपलब्ध कराई जाती हैं। बुक बैंक क्या होता है? तो अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा बुक बैंक योजना संचालित की जाती है, जिसके अंतर्गत पुस्तक का 5 या अधिकतम 50 प्रत्येक पुस्तक के लिए एक सेमेस्टर के अंतर्गत अधिकतम 5 पुस्तकें अधिक उधार ले सकते हैं वो, और छात्र को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पुस्तकों का वितरण किया जाता है। एक दूसरी सामाजिक कल्याण योजना के आधार पर पिछड़े छात्रों को अध्ययन के लिए पुस्तकें तथा एक अलमारी लेने पर 50% छूट केंद्र तथा राज्य सरकार देती है। तकनीकी अनुभाग की अगर हम बात करें तो इस अनुभाग के अंतर्गत वर्गीकरण सूची यानी कि OPAC, बारकोड आदि को रखा जाता है। उसके बाद में वितरण अनुभाग की अगर हम बात करें तो इस अनुभाग के आधार पर पुस्तकालय के सदस्यों को पुस्तकें घर तथा पुस्तकालय में अध्ययन के लिए प्रदान की जाती हैं। पुस्तकें या दस्तावेज का वर्गीकरण डेवी दशमलव वर्गीकरण योजना के अनुसार किया जाता है। अस्थायी सदस्यता की अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय या विद्यालय के बाहर शोधार्थियों को पुस्तकालय द्वारा अस्थायी सदस्यता प्रदान की जाती है। ये अवधि सामान्यतः 3 माह की होती है तथा उन्हें पुस्तकों या दस्तावेजों को उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें सदस्यता के लिए पुस्तकालय द्वारा निर्धारित शुल्क भी देना होता है। सामयिक नियतकालिक अनुभाग की अगर हम बात करें तो पुस्तकों, पत्रिकाओं की मरम्मत, खरीद आदि की व्यवस्था पुस्तकालय के सदस्यों के लिए इस अनुभाग द्वारा की जाती है। इसके साथ सदस्यों की कोई अन्य नई मांग आदि की पूर्ति तथा विचार इसके द्वारा किया जाता है। डेटाबेस की बात करें तो ये सुविधा पुस्तकालय के सदस्यों के लिए उपलब्ध होती है। इसके अंतर्गत सदस्यों द्वारा समय समय पर किए गए अनुसंधान तथा अन्य तथ्यों की विस्तृत जानकारी भी रखी जाती है। छाया प्रति अनुभाग की अगर हम बात करें तो इस अनुभाग के आधार पर सदस्यों को फोटोकॉपी यानी छाया प्रति की सुविधा प्रदान की जाती है, क्योंकि कई बार सदस्यों को 1 या 2 पेज की आवश्यकता होती है तथा उसी समय दूसरे सदस्यों को पुस्तक की। इस स्थिति के टकराव से बचने के लिए ये सुविधा निर्धारित शुल्क देकर के प्रदान की जा सकती है। जिल्दसाजी अनुभाग क्या था? बुक बाइंडिंग सेक्शन। तो इस अनुभाग के अंतर्गत क्षतिग्रस्त पुस्तकों यानी कि वॉल्यूम और पुस्तकालय के अन्य दस्तावेजों की जिल्दसाजी की जाती है, इसके लिए छोटे स्तर की जल्दसाजी मशीनें भी पुस्तकालय में उपलब्ध होती हैं। पुस्तकालय के महत्व की अगर हम बात करें तो भैया ये छात्रों में अध्ययन की आदत का विकास करता है, छात्रों में रुचि यानी कि इंटरेस्ट और अलग अलग प्रकार की बुक्स पढ़ने में उनको जो है कह सकते हैं नॉलेज इंक्रीज करता है। छात्रों में महान वैज्ञानिकों के अनुसंधान कार्यों से परिचित कराना और छात्रों को महान व्यक्तियों के जीवन जैसे उनकी बायोग्राफी वगैरह होती है ना, इन सब चीज़ों से परिचित कराना, छात्रों के अंदर अन्वेषणात्मक इच्छा को जागृत करना, छात्रों के में विभिन्न विषयों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विभिन्न कह सकते हैं हम कि भैया विभिन्न रुचियों अभिरुचियों के छात्रों में समन्वय स्थापित करना, समस्त छात्रों के समान अवसर उपलब्ध करना, छात्रों के व्यवहार में प्रगतिशीलता उत्पन्न करना और छात्रों को विभिन्न पाठ्य सहगामी तथा पाठ्येतर गतिविधियों के लिए मानसिक रूप से तैयार करना, छात्रों को समय का सदुपयोग करना सिखाना, विभिन्न बौद्धिक और सामाजिक गतिविधियों से छात्रों को परिचित कराना, विभिन्न शिक्षण विधियों एवं उनके लाभ से उनको अवगत कराना। प्रयोगशाला की अगर मैं बात करूं, लैबोरेटरी की अगर मैं बात करूं तो प्रयोगशाला विद्यालय का वह स्थान है जहां शिक्षक छात्रों के रचनात्मक कार्य कराते हैं। रचनात्मक कार्य से संबंधित उपकरणों को व्यवस्थित रूप से रखा जाता है जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग सुगमता से किया जा सके। प्रयोगशाला एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। इस विधि का प्रयोग विज्ञान की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। इस विधि ने हजारों ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों के निर्माण का श्रेय प्राप्त किया है। वर्तमान समय में विज्ञान के बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखकर कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने यह अनुभव किया कि सभी कक्षों में को प्रयोगशाला में बदल देना उपयुक्त होगा। वे इस तथ्य से आश्वस्त हैं कि पढ़ना और सुनना अधिगम की दृष्टि से उतना प्रभावपूर्ण नहीं है जितना प्रयोगशाला के द्वारा प्राप्त किया गया वास्तविक अनुभव प्रभावपूर्ण होता है। देखो प्रयोगशाला का जो आपका जो लैब का प्रबंधन होता है और जो नियोजन होता है उसमें क्या चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट मतलब ध्यान रखना होता है प्रयोगशाला के प्रबंध और नियोजन में। पहली बात कि प्रयोगशाला को प्रयोग करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है इस बेसिस पे। दूसरा, प्रत्येक छात्र को सुविधा अनुसार कार्य करने के लिए न्यूनतम स्थान की आवश्यकता होती है, वो मिले उसे। और उपकरणों के लिए भंडार गृह की भी स्थापना होनी चाहिए, है ना, क्योंकि कुछ उपकरण होते हैं ना जिनको बहुत सावधानी से रखा जाता है ना, कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं तो उनके लिए एक भंडार गृह होना चाहिए, है ना।
तो प्रयोगशाला नियोजन के लिए 1964 में भारत सरकार द्वारा गठित माध्यमिक विद्यालयों में नियोजन के निम्न कार्य बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। पहला भैया क्या है कि प्रयोगशाला हेतु छात्रों की संख्या। प्रयोगशाला का प्रबंध करते समय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये होता है कि छात्रों की संख्या कितनी है। छात्रों की संख्या के आधार पर प्रयोगशाला में विभिन्न उपकरण की व्यवस्था की जाती है। छात्रों की संख्या यदि कम होती है तो कम उपकरणों की आवश्यकता होती है ना, और अगर स्थान कम होता है और अगर छात्रों की संख्या को ध्यान में रखकर प्रयोगशाला का नियोजन किया जाए तो बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। न्यूनतम स्थान की आवश्यकता, मतलब प्रयोगशाला में प्रत्येक छात्र को सुविधा अनुसार कार्य करने के लिए न्यूनतम स्थान की आवश्यकता होती है और प्रयोगशाला का नियोजन करते समय उचित एवं न्यूनतम स्थान का प्रबंध किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों को पृथक रूप से उचित स्थान प्राप्त हो तथा प्रयोगशाला में बिना व्यवधान के वो कार्य और प्रयोग कर सकें, है ना। फिर उपकरणों हेतु भंडार गृह की स्थापना। प्रयोगशाला का प्रबंध करते समय उसमें अतिरिक्त उपकरणों के लिए एक भंडार गृह की स्थापना भी होनी चाहिए, जिससे प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय यदि किसी छात्र को किसी उपकरण की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी पूर्ति की जा सके और इसके अतिरिक्त छात्रों की संख्या अधिक होने पर उन्हें उपकरण उपलब्ध कराए जा सकते हैं। अतः उपकरण भंडार गृह होने से अतिरिक्त उपकरणों को वहां रखा जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग में लाया जा सकता है। प्रयोगशाला के भाग की अगर हम बात बताएं तो सबसे पहला आपका विभागीय सदस्य होता है। प्रयोगशाला के कुशल संचालन हेतु तो 1 या 2 विभागीय सदस्यों की आवश्यकता होती है। इन सदस्यों में एक विज्ञान शिक्षक अथवा विभाग अध्यक्ष होता है और प्रयोगशाला की समुचित देखरेख एवं प्रयोग करते समय छात्रों को निर्देशन यानी कि गाइड करना और विभागीय सदस्यों की आवश्यकता होती है। भौतिक सुविधाओं की अगर हम बात करें फिजिकल फैसिलिटीज़ की, तो विद्यालय में प्रयोगशालाएं नवीन एवं भौतिक सुविधाओं से युक्त होनी चाहिए। प्रयोग के विभिन्न उपकरण एवं सुविधाएं आधुनिक होनी चाहिए, जिससे प्रयोग वस्तुनिष्ठ एवं प्रभावपूर्ण हो। उपकरण की अगर हम बात करें, इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें, तो प्रयोगशाला में विभिन्न उपकरण का समावेश आवश्यक होता है। इन उपकरणों के माध्यम से प्रयोग संभव हो पाता है। ये महत्वपूर्ण उपकरण आपके एक प्रयोगशाला के अंग हैं, जैसे विद्युत कैलकुलेटर, श्रव्य दृश्य सामग्री जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप्स, ये सब होने चाहिए। मापन और खेल यंत्र, ये सभी उपकरण प्रयोगशाला के आवश्यक अंग के रूप में उपस्थित रहते हैं। अनुदेशनात्मक सामग्री के रूप में अगर हम बात करें तो अनुदेशनात्मक सामग्री के अंतर्गत विभिन्न निदान एवं प्रगति अभिलेखों को सम्मिलित किया जाता है। छात्रों को प्रयोग करते समय विभिन्न अनुदेशात्मक सामग्री की सहायता के द्वारा प्रयोग तथ्यों और सुगमता पूर्वक संचालित किया जा सकता है। इससे विभिन्न परीक्षणों को अनुदेशन सामग्री में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब देखो फर्नीचर अल्टीमेट होना चाहिए, यानी कि डेस्क होनी चाहिए, है ना, उसमें सारे इक्विपमेंट्स लगे होने चाहिए, चेयर टेबल मैनेज होने चाहिए, नैदानिक और ट्यूटोरियल केंद्र होने चाहिए। ये सब एक लैब के पार्ट है ना। मापन केंद्र, श्रव्य दृश्य सामग्री। देखो प्रयोगशाला स्थान के लिए उपकरणों की क्या योजना होती है ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। प्रयोगशाला शिक्षण के लिए एक ऐसा सामूहिक कक्षा कक्ष स्थापित किया जाना चाहिए जिसका 40 बाई 25 बाई 15 का आकार होना चाहिए। इस कक्ष में 40 छात्रों के बैठने की व्यवस्था बनाई जाती है, 20 छात्रों को प्रयोग करने की व्यवस्था हो, और इस प्रकार एक ही कक्ष शिक्षण में प्रयोगात्मक कार्य की व्यवस्था भी, ऐसे कक्ष को प्रयोगशाला कहते हैं। मतलब 40 बच्चे बैठने की जो है उसमें व्यवस्था होनी चाहिए और 20 छात्र एक बार में प्रयोग कर सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रयोगशाला में आपकी क्या होना चाहिए भैया? प्रयोगशाला में अलमारियाँ, सिंक, खिड़की, सुखाने का स्थान, धुआं निकलने का स्थान, है ना, और उसके बाद प्रयोगात्मक जो मेज जिस पे आप अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे होते, तुला रखने का स्थान, 40 बच्चों के बैठने की सीटें, एक आवश्यक मंच की आवश्यकता होती है। इतनी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक प्रयोगशाला में 2 दरवाजे होते हैं, एक दरवाजा कमरे के अंदर आने का और दूसरा दरवाजा बाहर जाने का, यानी कि एंट्री और एग्जिट डोर अलग अलग होता है। ये पूर्ण रूप से सुविधाजनक एवं व्यवस्थित होना चाहिए। प्रकाश एवं जल की व्यवस्था भी उपलब्ध रहनी चाहिए। ये कक्ष कम लागत का बना हुआ होना चाहिए। अब देखो ये होता है एक तरीके से ब्लॉक डायग्राम आपका लेबोरेटरी का। देखो यहाँ पर लिखा भी है ना, डायग्राम ऑफ लैब, ब्लॉक डायग्राम है ये, एक तरीके का ब्लॉक के माध्यम से समझाया गया। देखो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये क्या होती है? डेस्क होती है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है? एक्सपेरिमेंट करता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये 1 बच्चे की टेबल, ये 2 बच्चे की, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे करके, है ना। ये होता है आपका ड्राइंग बोर्ड। ये होता है यहाँ पर सामने एक ब्लैक बोर्ड लगा होता है। यहाँ पर कुछ अलमारियाँ सेट होती हैं, यहाँ पर सिंक होता है, ये आपका जर्मिनेशन बेड होता है ना। और ये आपकी छोटी छोटी देखो विंडो लगी हैं, विंडो लगी है, इससे क्या होगा भैया? इससे धूप आएगी, प्रकाश आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉइल बिन है, ये आपके सिंक लगे हुए हैं जैसे पानी वानी की आवश्यकता होती है। ये आपका डायरेक्ट रूम है, यहाँ पर आपका दरवाजा लगा हुआ है। ठीक, ये आपका स्टोरेज केस बना होता है उसके जस्ट पीछे,
और यह है आपका डोर, और यहाँ पर है प्रिपरेशन एंड स्टोरेज रूम। स्टोरेज रूम ये है आपका एक्वेरियम, ये है नोटबुक का केयर। ठीक, यहाँ पर क्या होता है भैया, जो बहुत महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर उठा करके स्टोर किए जाते हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार से होता है। यूनेस्को कमीशन के द्वारा प्रयोगशाला के लिए भारतीय विद्यालयों को निम्नलिखित सुझाव दिए गए। क्या यूनेस्को कमीशन ने क्या सुझाव दिए तो समझिएगा कि बहुउद्देशीय प्रयोगशाला में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जैव विज्ञान प्रयोगात्मक कार्यों के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। यदि कक्षा में 36 छात्रों का बैच हो तो उसके लिए 63 वर्ग मीटर के स्थान का अध्ययन कक्ष स्थापित किया जाना चाहिए। इस कक्ष में विविध प्रकार की गतिविधियां जैसे लिखना, रेखा चित्र खींचना, सुनना और प्रयोग करना आदि कार्य किया जा सके। शिक्षकों के लिए विशेष स्थान होना चाहिए जिसमें 180 बाई 120 सेंटीमीटर आकार का एक श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड और एक सेल्फ चौक रखने का स्थान, मानचित्र, रेखा चित्र आदि टांगने के लिए हुक भी लगे होने चाहिए। प्रदर्शन के लिए 250 x 76 x 86 सेंटीमीटर आकार की एक मेज होनी चाहिए जिसका 20 सेंटीमीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर रखा होना चाहिए, है ना। ये यूनेस्को की कमीशन की तरफ से कुछ राय दी गई। प्रयोगशाला की फर्श की अगर हम बात करें तो प्रयोगशाला के स्थान आदि का चयन करने के उपरांत उसकी फर्श का चयन ध्यानपूर्वक करना चाहिए। सर्वप्रथम प्रयोगशाला की फर्श की मजबूती का ध्यान रखना चाहिए। फर्श की मजबूती एवं चिकनी हो तथा उसकी ढलान उचित प्रकार बनी हो ताकि फर्श की सफाई अच्छी प्रकार से की जा सके। प्रयोगशाला का फर्नीचर यानी कि उसमें प्रॉपर कुर्सी मेज होनी चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, जल की व्यवस्था होनी चाहिए और जो भी इक्विपमेंट्स टूट जाएं उनकी व्यवस्था हो जाए, सब इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। प्रयोगशाला संचालन में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए तो एक प्रयोगशाला में पर्यवेक्षक की अनुपस्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए। यदि पर्यवेक्षण नहीं है तो पता चले आप H2SO4 HCl NaOH सब मिला के देखो और उससे ब्लास्ट होने की संभावना हो जाए, है ना। उच्च वोल्टेज वाले विद्युत उपकरण का उपयोग शिक्षक की अनुमति को लेकर ही करना चाहिए। प्रयोगशाला में शिक्षक के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। प्रयोगशाला में श्यामपट्ट लिखे निर्देशों का पालन भी करना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। प्रयोगशाला के उपकरण बाहर नहीं ले जाना चाहिए, ये नहीं कि भैया एक फ्लिंट उठाया उधर से लेके चले गए। प्रदर्शन मेज पर रखी सामग्री को छूना नहीं चाहिए। प्राथमिक उपचार बॉक्स एवं अग्निशमन के स्थान का पता होना चाहिए। प्रयोगशाला में प्रयोग करने से पूर्व उसकी भली प्रकार से अध्ययन कर लेना चाहिए और कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए वहाँ पर। प्रयोगशाला में किसी भी दुर्घटना को अगर हुई है तो उसको तुरंत टीचर को बता देना चाहिए और एप्रन का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। इसके कुछ इंपॉर्टेंस होती है, क्या भैया इंपॉर्टेंस होती है तो समझो बात को कि शिक्षण अधिगम हेतु उपयुक्त वातावरण निर्माण करने में प्रयोगशाला सहायक होती है। प्रयोगशाला यानी कि लैब में प्रयोग करने के समय की बचत होती है क्योंकि प्रत्येक उपकरण यथास्थान पर मिल जाता है भाई बच्चों को। और लैब में कार्य प्रयोग के उपरांत प्राप्त ज्ञान कैसा होता है, स्थायी होता है। प्रयोगशाला में छात्र सामूहिक रूप से कार्य करते हैं जिससे उनमें सामूहिकता का भी विकास होता है और जो प्रयोगशाला में किया गया कार्य वो थोड़ा रुचिकर और प्रभावशाली होता है। छात्र स्वयं प्रयोग करके विषय से संबंधित ज्ञान की भी प्राप्ति करते हैं और इसमें छात्र विभिन्न वस्तुओं का निरीक्षण एवं प्रयोग करते हैं जिससे उन्हें सैद्धांतिक एवं वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रयोगशाला के द्वारा विषय विशेष के लिए उपयुक्त एवं अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जाता है जो छात्रों के व्यवहार एवं प्रभावशाली प्रशिक्षण के लिए अत्यंत हितकारी सिद्ध होते हैं। खेल के मैदान, अब देखो आपने क्या पढ़ लिया, अभी विद्यालय का भवन कैसा होना चाहिए, लाइब्रेरी कैसी होनी चाहिए, लैब कैसी होनी चाहिए। अब बात आती है प्लेग्राउंड की। ठीक, प्लेग्राउंड पढ़ना है अभी आपको पहले पूरा, ठीक है, प्लेग्राउंड। फिर उसके बाद में बच्चे को हॉस्टल कैसा होना चाहिए और हॉस्टल के बाद में जो भी इसकी इंपॉर्टेंस होती है पूरी चीज़ें पढ़ाएंगे हम आपको, है ना। और फिर देखो भैया ज़रा क्या, फिर जो भी इसकी इंपॉर्टेंस है, महत्व है छात्रावास का। उसके बाद में स्टाफ रूम कैसा होना चाहिए, कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए। और 4 चीज़ें आपके ये टॉपिक हो गए, है ना। ये 4 टॉपिक आपको भी पढ़ने, तो ये हम आपको कल पढ़ा रहे होंगे, है ना। और उससे पहले हम आपको बता दें कल आपकी ये बुक अल्टीमेट तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही ये बुक कंप्लीट हो जाएगी आपका हम कुछ टाइमिंग चेंज कर देंगे, है ना, और तब हम आपको इजी नोट की प्रैक्टिस रेगुलर करवाएंगे, ठीक है। हम सोच रहे हैं अब हम आपको सिर्फ एक ही क्लास दें जिसमें हम 3 दिन में पेपर 1 का इजी नोट और 3 दिन में पेपर 2 का इजी नोट करवा दिया करेंगे। या अब आप बताइए कि कैसे सही रहेगा कि मैम अलग अलग ही क्लास दीजिए या एक ही क्लास में 3 डेज डिवाइड कर दीजिए ताकि आपको भी एक क्लास देखनी पड़े और ज़्यादा प्रेशर भी ना रहे और आप अपना सीटेड भी प्रिपेयर कर पाओ ना, क्योंकि थ्योरी तो मैंने कंप्लीट ही कर ली। जिन बच्चों ने थ्योरी नहीं की वो आराम से कंप्लीट कर लीजिएगा। दिस माय हम्बल रिक्वेस्ट। कल आपकी लास्ट क्लास होगी और मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग PDF अगर अभी तक नहीं परचेज किए हैं तो जाइए। PDF जो आपकी लॉन्च हो चुकी है जिसमें 600 से ज़्यादा MCQs हैं, 2018 से लेकर के 21 तक पेपर हैं, साथ में आपको एक मॉडल पेपर भी दिया गया है। 30 आपके कितने 30 लॉन्ग क्वेश्चंस, समझिएगा बात को,
और आपके कह सकते हैं 50+ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यूनिट वाइज ये सब चीज़ें आपको दी हुई हैं, चाहे वो आपके MCQs हो चाहे आपके क्वेश्चंस हो, यूनिट वाइज ये थ्योरी भी आपकी उपलब्ध है। ठीक, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो PG पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। अगर आपको PDF लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमें PG पॉइंट ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।